चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने अभी तक के ये समझ लिया था कि किस तरीके से मार्केट से एक सोसाइटी का पता चलता है और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि मार्केट देखकर हमें पता चलती है कि उसकी वहाँ की सोसाइटी क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। तो ठीक इसी तरह कि जैसे कोई सोसाइटी है तो उस पर मार्केट का कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, कि जैसे आप जाओगे ट्राइबल एरिया जाओगे तो वहाँ पे मार्केट आपको अलग दिखाई देगी, वहाँ पे बेचने के प्रोडक्ट बेचने के तरीके अलग होंगे। गांव में जाओगे, देहात में जाओगे, वहाँ के जो बर्तन होंगे या वहाँ के जो पहनावा होगा उस टाइप का रहता है। लेकिन जैसे आप मेट्रो सिटी में आओगे तो वहाँ पे अलग आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, पेमेंट करने का स्ट्रक्चर अलग दिखाई देगा, मॉडर्न दिखाई देगा। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलोनियलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के टाइम यानी ब्रिटिश रूल के टाइम किस तरह न्यू मार्केट्स का इमर्ज हुआ। ये हमें पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिश थे इंडिया में रूल कर रहे थे तो वहाँ पर मतलब जब उस ड्यूरेशन में उस टाइम पर इंडिया में काफ़ी चेंजेस आए, क्योंकि ब्रिटिश थोड़े से मॉडर्न थे तो यहाँ पर उन्होंने मशीन्स लगाई, इंडस्ट्रीज़ लगाई। ठीक है ना। रेलवे, जैसे रेलवे लाइन ब्रिटिश के टाइम ही रेलवे लाइन बिछाई गई, तो कुछ काम अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक अलग बात हो गई, लेकिन ये चीज़ें आई हैं, मॉडर्नाइजेशन हुआ था और बड़ी बड़ी मार्केट, ठीक है ना, बनी, इंडस्ट्रीज़ बनी। खासकर कपड़ों की मार्केट में बहुत बड़ा एक ये हुआ था, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ यानी कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ा चेंजेस आया था। खासकर अपने कानपुर में भी कपड़ों की बड़ी बड़ी मिल थी। कानपुर को तो मैनचेस्टर बोला जाता था इंडिया का। ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उनके टाइम पे लगी, ब्रिटिश के टाइम पे। अगर आप यहाँ देखोगे, अपने ही सिटी में देखोगे, तो लाल इमली है या और बहुत सारी मिल्स हैं, वो ब्रिटिश के टाइम पे लगाई गई थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में तो बहुत पहले हो गया था, 1700 सेंचुरी में हो गया था, लेकिन इंडिया में 1900 के टाइम पर यानी कि 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और इंग्लैंड में, यूरोप में तो 18 और 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। ठीक है। तो बेसिकली ये पैराग्राफ हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कपड़ों की बड़ी बड़ी कपड़ों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, कपड़ों का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो एक गुड एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस इज़ प्रोवाइडेड बाय मारवाड़ी, प्रोबेबली दैट द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड बेस्ट नोन फॉर बिजनेस कम्युनिटी इन इंडिया। जो मारवाड़ी थे, गुजरात और राजस्थान के, खासकर राजस्थान के लोग, वो बिज़नेस में बहुत आगे थे। उन्होंने पकड़ा, कपड़े की मार्केट को पकड़ा। अगर आप कपड़े की मार्केट देखोगे, अहमदाबाद, सूरत में कपड़ों की मार्केट है, वहाँ पे मारवाड़ी, गुजराती लोग, पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कपड़ा सप्लाई होता है वहाँ से। ठीक है। सो प्रोबेबली दैट मोस्ट वाइड स्प्रेड बेस्ट नोन बिजनेस कम्युनिटी इन इंडिया माना जाता है इनको बिजनेस में, रिप्रेजेंटेड बाय लीडिंग इंडस्ट्री फैमिलीज एज बिरला, टाटा, ये सब बड़े बड़े इंडिया के बहुत पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है ना। तो कम्युनिटी ऑल्सो इंक्लूड शॉपकीपर एंड स्मॉल ट्रेडर इन बाज़ार। ये कम्युनिटी के छोटे जो शॉपकीपर भी आप देखोगे जगह जगह, कोई भी स्टेट में जाओगे, मारवाड़ी जो कास्ट है वहाँ पर बिज़नेस करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे यूपी में आ जाओ। तो मारवाड़ी बिकेम द सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी ओनली ड्यूरिंग द colonial पीरियड when they took advantage of new opportunities in colonial cities such as Calcutta and settled throughout the country, carry out trade and money lending like the Nakaratars. The success of the Marwari raised on their extensive social network. उनका सोशल नेटवर्क बहुत बन गया।
अपने लोगों को सपोर्ट करते थे, अपने लोगों को लोन देते थे, नया कोई काम स्टार्ट करना है पैसे दे देते थे। तो मैनी मारवाड़ीज फैमिलीज एक्यूमुलेटेड इनफ वेल्थ टू बिकम मनी लेंडर, मनी लेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया मारवाड़ियों ने, पैसा उधार देना लोन पर। बाय एक्टिंग एज ए बैंकर ऑल्सो हेल्प द कमर्शियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। जब पैसा इन लोग लोन देने लगे तो बिज़नेस और बढ़ता गया। तो छोटे लोग थे जो बिज़नेस करना चाहते थे वो बिज़नेस करने लगे। तो मैंने मारवाड़ी फैमिली, ठीक है, बाई एक्टिंग एज ए बैंकर ऑल्सो कमर्शियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटेन इन लेट कॉलोनियल पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस सम मारवाड़ी फैमिली ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट। जो मारवाड़ी फैमिली थे जो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। एंड इवन टुडे मारवाड़ी कंट्रोल मोर ऑफ द इंडियाज इंडस्ट्री दैन एनी अदर कम्युनिटी। सबसे ज़्यादा मारवाड़ी है ना कम्युनिटी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जो मित्तल है, स्टील कितनी बड़ी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, तो सब मारवाड़ी के हाथ में है ये। सो दिस स्टोरी ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस कम्युनिटी अंडर colonialism and its transformation from small migrant trader to merchant banker to industrialist illustrate the importance of the social context to economic process। ठीक है ना। कुल मिला के हमें इसमें ये समझ में आ रहा है कि कॉलोनियल के टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ बिज़नेस में, उसमें मारवाड़ियों का बहुत बड़ा रोल था। उनके हाथ में बिज़नेस किया, उन्होंने चीज़ों को समझा। ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज ए सोशल सिस्टम। अभी कैपिटलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया कि जो बिज़नेस जो पहले ट्रेडिशनल वे से होते थे कि किसी का छोटा सा प्रोडक्शन है अपना, वो उसने प्रोडक्शन किया, उसी ने बेच दिया आके मार्केट में। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो बड़े लेवल पे बिज़नेस होने लगा। बड़े लेवल पे हाई मशीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बड़े बड़े प्लांट लगाकर ऑल ओवर इंडिया में बिज़नेस होने लगा। एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री या एक कंपनी पूरे इंडिया में सामान बेचने लगी। तो इसी बोलते हैं पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े, इसी बोलते हैं कैपिटलिज्म। So Karl Marx is one of the founder of modern sociology. He was critic of modern capitalism. Marx understood capitalism as a system, commodity production or economic system are also social system. Each mode of production consists of the particular relation of production which in turn give rise in specific class structure. He emphasized that the economy does not consist of things, goods circulating in the market, but it made up a relation between people who are connected to one another through the process of production. Under the capitalist mode of production, labor itself becomes a commodity because workers must sell their labor power in the market to earn a wage. See, तो उन्होंने क्या बताया कार्ल मार्क्स ने, जो बहुत बड़े सोशलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि कैपिटलिज्म आने से, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी ओपन होने से सोसाइटी भी में भी इफ़ेक्ट पड़ता गया, एक सोसाइटी बनती गई। ये भी एक सोसाइटी बनती गई। भाई आप एक कोई कंपनी है जिसमें 150 लेबर, 200 लेबर काम कर रहे हैं, 300 लेबर काम कर रहे हैं, तो वहाँ क्या एक सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही है। लेबर करने जा रहे हैं इधर से एरिया का, उधर के कास्ट का, इधर के रिलीजन का, एक जगह काम कर रहा है, तो क्या आपस में कल्चर शेयर नहीं कर रहा होगा? शेयर कर रहा होगा, एक सोसाइटी बनती है। ठीक है ना। तो लेबर भी अपना कम्युनिटी के जैसे ट्रीटमेंट हुआ उसका, क्योंकि लेबर भी अपनी लेबर पावर को सेल कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मुझे 700 चाहिए, मुझे 100 रुपीज़ पर आवर मैं जॉब करूँगा, मैं काम करूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक ये भी एक सिस्टम डेवलप हुआ कि लेबर को पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरा दिन काम किया, उसको उस हिसाब से पैसे मिल गए, जैसे काम है वैसे पैसे मिल गए। अब ऐसा नहीं है, अब ये कि 8 घंटे काम है, 500 रुपये लेंगे, 700 रुपये लेंगे, इस हिसाब से एक आवर के हिसाब से 100 रुपीज़ आवर, 80 रुपीज़ आवर, ये हिसाब से एक सिस्टम बन गया। तो ये कैपिटलिस्ट मोड में जब आया प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज़, तब ये धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ें बनती चली गई, चेंज होता गया, ट्रांसफॉर्म होता गया, एक सोसाइटी बनती गई। तो लेबर की भी अपनी एक सोसाइटी है, कहना चाह रहे हैं। सो द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन गिव्स राइज टू बेसिक क्लासेस, कैपिटलिस्ट हु ओन द बिजनेस एंड द वर्कर हु सेल देयर लेबर। तो यहाँ पर एक सोसाइटी में 2 क्लास बन गए। भाई सोसाइटी का मतलब ही हो ना, अलग अलग क्लास एक सोसाइटी में होते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मीडियम क्लास। तो यहाँ पर भी क्लास एक रेडी हो गया, कैपिटलिस्ट का क्लास रेडी हो गया, और दूसरा वर्कर्स का, लेबर का वर्कर यूनियन, लेबर यूनियन।
ठीक है ना। तो ये इनके क्लास बन गए, इनका एक सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी बन गई इनका। जो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिफरेंस होता था उनके रहने में, खाने में, पैसे में, है ना। एक अलग डिफरेंस होता था उनका। एक उनकी एक अलग सोसाइटी थी, लेबर के वर्कर की एक अलग सोसाइटी थी, ठीक है ना। उनकी अलग नीड थी, उनकी अलग नीड थी। कैपिटलिस्ट का एक मोटो, उनका जो टारगेट था बिज़नेस को आगे बढ़ाना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। जो लेबर और वर्कर का जो टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मिल जाए, हमें अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, वर्किंग फैसिलिटी अच्छी मिल जाए। सो मार्क्स थ्योरी of capitalist economy and society provided the inspiration. Numerous theories of and labor, numerous theories and debates about the nature of capitalism throughout the 19th and 20th। तो काफ़ी लोगों में इस टॉपिक पे डिबेट हुआ, लोग अपने अपने आर्टिकल लिखने लगे इसी टॉपिक पर। तो इसकी थ्योरी जो थी, तो ये चीज़ चलती रही। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है, कम्युनिटीज़ एंड कंजम्पशन। कम्युनिटीज़ मतलब कोई गुड्स। तो पहले क्या था कि ब्रांडिंग नहीं थी, है ना। ब्रांडिंग करके कोई गुड्स की ब्रांडिंग नहीं थी। तो बाद में गुड्स की ब्रांडिंग होकर बन गई कॉमोडिटी, एक चीज़, एक प्रोडक्ट। तो जब कॉमोडिटी बन गई तो वो एक धीरे धीरे ब्रांडिंग होता चला गया। जैसे यहाँ पे देखो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के यहाँ पिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे एक नई चीज़ें भी बनती चली गई, नए नए प्रोडक्शन होने लगे। पहले कोल्ड ड्रिंक इस तरह नहीं था ना, इस तरह बॉटल नहीं थी। अब देखो किस तरह सॉस के भी बोतल आने लगे, कॉम्युनिटी में आ गए। पहले चटनी होती थी, फिर सॉस, एक पैकिंग, एक बॉटलिंग, इस तरह हर चीज़ बॉटलिंग में। जैसे मसाले, पहले मसालों की पैकिंग होती थी नहीं, अब देखो अशोक मसाले, एवरेस्ट, है ना। एक कॉम्युनिटी में तैयार हो गया, ब्रांडिंग में तैयार हो गया। तो धीरे धीरे कॉमोडिटाइजेशन होता ही आ रहा है। खाने की चीज़ों का, बर्गर जैसी चीज़ हुई या ब्रेड हुआ, अब तक के रोटी, पराठा तक में, घर में जो पराठे बनते हैं ना, तो पराठे तक में ब्रांडिंग होने लगी। साउथ में जाओगे आप तो वहाँ पे पैकिंग पराठे मिलते हैं। तो इस तरीके से तो कॉमोडिटी का बनना मतलब एक जो सामान है कोई गुड्स से बेचने वाली, उसको एक प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर नेमिंग और प्रॉपर ब्रांडिंग करके उसको बेचना, तो ये चीज़ होने लगी। तो ये एक चेंजेस आया। तो अब इसका सोसाइटी से क्या मतलब है? सोसाइटी से मतलब ये है कि इसका कंजम्पशन। भाई देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स, मोबाइल, अब तो खैर मोबाइल सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पहले अगर शुरुआत में आप जब मोबाइल आया था तो जो अपर क्लास के लोग थे, मीडियम क्लास के लोग थे, या तो वही मोबाइल यूज़ कर, कहाँ लोअर क्लास के यूज़ कर पाते थे। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हुए, आज भी देखो कोई बर्गर हुए या ब्रांडिंग में चले जाओगे तो अपर क्लास या मीडियम, हाई मीडियम वाले ही ये सब चीज़ें खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना। छोटे क्लास के लोग हैं, छोटे, तो वो ये सब चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक फिर सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उनको उस सोसाइटी में उसको टारगेट करके मार्केट तैयार की गई ना, कि भाई ये रिच लोगों की या अपर हाई क्लास या हाई मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनकी ये सोसाइटी है, ये चीज़ कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो उनके कपड़े भी उसी स्टाइल के प्रोडक्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट उसी तरीके से टारगेट की जाती। तो ये सोसाइटी तो है। सोसाइटी से मार्केट का, तो भाई मार्केट का सोसाइटी से तो बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट तौर पे रिलेशन है कि मार्केट जो तैयार होती है सोसाइटी के हिसाब से तैयार होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कंजम्पशन, मतलब भाई कंजम्पशन जो चीज़ें बन रही हैं उसका कंज्यूम करना कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास। तो कंजम्पशन मार्केट के हिसाब से अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सोसाइटी में किस तरह के लोग, किस रिचुअल, किस कास्ट के लोग हैं या किस कल्चर के लोग हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। कंज्यूमर को मैसेज कन्वे किया जाता है, भाई आपके लिए सूटेबल है ये चीज़, या आप पहनो, ये खाओ। तो इस तरीके से चीज़ों को कंज्यूम कराया जाता है, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे ग्लोबलाइजेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन। फिर और धीरे धीरे आफ्टर 80s 90s में कह लो आप, 90s के में ग्लोबलाइजेशन होने लगा, लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा करने लगे, इंटरनेट आ गया। तो आप है ना इंटरनेट के थ्रू और भी ज़्यादा एक जो मार्केट है ना एक्सपैंड हो गई, कि एक प्रोडक्ट एक गांव में बन रहा है, एक छोटे से शहर में बन रहा है, वो बिकने लगा ऑल ओवर वर्ल्ड। इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर लेने लगे, इंटरनेट के थ्रू सैम्पलिंग, मार्केटिंग की जाने लगी, ठीक है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया कि आप कहीं पर भी जाओगे, जिस कंट्री का शूज़ चाहिए वहाँ का आपका शू मिल जाएगा, जिस कंट्री का आपको
कॉस्मेटिक चाहिए बाहर की कंट्री का, तो आप अपने कहीं भी मॉल में जाओगे तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मेड इन जापान है तो जापान में ही मिले, मेड इन अमेरिका है तो अमेरिका में ही मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। इवन इंडिया की चीज़ें भी अगर आप बाहर कंट्री में जाओगे तो इंडिया के प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया। इंटरनेट से मैसेज कहीं से भी कहीं आप मैसेज, ऑर्डर, है ना, कम्युनिकेशन कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इतना हो गया कि सामान भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान इधर से उधर, एक कंट्री दूसरी कंट्री जाए। लिबरलाइजेशन हो गया था, लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन हुआ। पहले लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब बिज़नेस को आसान बनाना। आप मेरी कंट्री में आके बेच सकते हो, ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, आप आओ मेरी कंट्री में बेचो सामान। पहले अलाउ नहीं था, पहले अलाउ था पर बहुत टैक्स वैक्स लगते थे, लेकिन अब आप कोई भी आके, मतलब लिबरलाइजेशन बहुत हो गया, ईजी हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, लाइसेंसिंग बहुत ईजी हो गई। पहले बहुत परमिशन और यहाँ से परमिशन, ये वो सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब है ना, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ और एक्सपेंशन हुआ बिजनेस का। डिबेट ऑन लिबरलाइजेशन कि मार्केट वर्सेस स्टेट में लिबरलाइजेशन का क्या डिबेट है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी हैज़ बीन प्राइमरीली टू द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन दैट वॉज द स्टार्ट इन 1980 1991 में लिबरलाइजेशन मेन हुआ था, जो जब उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आए थे रूल्स रेगुलेशन में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी कम की गई, टैक्सेस काफ़ी कम किए गए, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया गया, इन्वेस्टमेंट लाया गया, बाहर का इन्वेस्टमेंट लाया गया, बाहर की कंपनी को बोला गया, जैसे होंडा, हीरो इंडिया की, होंडा बाहर की, तो बाहर कंपनी को इनवाइट किया गया, आप आओ हमारी कंट्री में बेचो, इंडस्ट्री लगाओ। तो हमारी कंट्री में इंडस्ट्री लगेगा तो क्या होगा बताओ, टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो बाइक ला के पहले यहाँ डायरेक्ट बेच रहे थे, लेकिन महंगी पड़ रही थी। तो जब यहाँ पे फिर एफडीआई से क्या हुआ कि बोला गया, इनवाइट किया गया, ऑफ़र किया गया कि हमारे का यहीं पे फैक्ट्री आप लगाएं, प्रोडक्शन करें। एक तो यहाँ प्रोडक्शन होगा, बाहर जो प्रोडक्शन हो रहा था इंडिया में प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा बताओ, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट, बाहर की कंपनी आके यहाँ लगाएंगे, तो ये फ़ायदा हुआ। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल वो हम, जब फैक्ट्री यहाँ पर लगी तो रॉ मटेरियल क्या कहीं और से ख़रीदेगा, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वही कहीं और से ख़रीदेगा, नहीं तो रॉ मटेरियल इंडिया में फैक्ट्री तो इंडिया से ख़रीदेगा। भैया होंडा, हीरो, दोनों, हीरो के पास, हीरो पहले साइकिल बनाती थी, फिर होंडा बाइक बनाती थी, जापान की कंपनी होंडा, तो होंडा आई थिंक जापान की ना, तो आके दोनों ने मर्ज हो गई, मर्ज हुई, इन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगा, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, फैक्ट्री लगी यहाँ पर, तो लोगों को प्रोडक्शन मिलने लगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल यहीं पे लोग ख़रीदने लगे, कंपनी फैक्ट्री, तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और जो बाइक जब प्रोडक्शन यहीं पर होने लगी तो लोगों को बाइक भी सस्ती पड़ने लगी। पहले क्या होता था, बाइक कार इंपोर्ट करानी पड़ती थी, पहले यहाँ थोड़ी ना फैक्ट्री थी इंडिया में, है कि नहीं। तो लिबरलाइजेशन की वजह से तो हुआ ये सब चीज़ें। प्राइवेटाइजेशन किया गया बहुत सी इंडस्ट्रीज़ का, कई इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन, पहले गवर्नमेंट के हाथ में वो इंडस्ट्री थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट, जैसे कि अब एरोप्लेन देखो, पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी, एयर इंडिया ही था सिर्फ, अब देखो इंडिगो, स्पाइस जेट, ये वो सब प्राइवेटाइजेशन ही तो हुआ है। प्राइवेट कंपनी भी आने, अब देखो रेलवे स्टेशन में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब बहुत कम हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है अभी। रेलवे स्टेशन प्राइवेट के हाथ में, लेकिन टिकट बहुत महंगे हो जाएंगे, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है कि मार्केट में चेंजेस है, हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरह मार्केट में चेंज हुआ, सोसाइटी बदलती चली गई। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन अभी मैंने पूरा बता दिया कि सर्विसेज अच्छी मिलने लगी कम्युनिकेशन के सेक्टर में, एंट्री ऑफ फॉरेन फूड, फॉरेन कंपनी आने लगी, फॉरेन फूड, फॉरेन कपड़े, यहाँ भी चाइना की चीज़ें, कितनी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। कंपटीशन अगेंस्ट प्रोड्यूसर फॉर, अब यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे चीज़ें अगर महंगी बेच रहे थे तो वहाँ की कंपनी, वहाँ की चीज़ें आने से यहाँ पे लोगों को कंपटीशन हुआ, तो उससे इंडियन प्रोड्यूसर फिर और सस्ता सामान बेचने लगे, है ना। एक कंपटीटर तैयार होगा तो मोनोपोली ख़त्म होगी ना। इनकम और कंपटीशन में खैर इनकम भी बढ़ी लोगों की, कि बाहर से लोग पैसा कमाने लगे, बाहर का पैसा इंडिया में आने लगा, तो ये चीज़ें हुई। एफडीआई से यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर हुई, फिर यहाँ की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जो बाहर की टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया में आने लगी, तो इंडिया में खुद की कंपनी बन गई। अब जैसे मारुति क्या है, खुद की कंपनी हो गई, है ना।
तो जब खुद की कंपनी कार आर की, टाटा क्या है, टाटा खुद इंडिया की कंपनी कार बनाती, फोर व्हीलर, ट्रक, टेम्पो सब बनाती है ना। तो ये सब इंडिया में भी फिर आ गया। पहले कहाँ इंडिया में ये सारी चीज़ें बनती थी। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन सब चीज़ों से ही हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका। तो मैंने कोशिश की कि ईज़ी टू ईज़ी लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज मैंने बताया है, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी बुक की लैंग्वेज भी आपको अगर समझ में नहीं आ रही है कोई पर्टिकुलर, वैसे मैंने पूरी अपनी ओन लैंग्वेज में बता दिया, पर्टिकुलर पैराग्राफ का डायरेक्ट ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो अब लाइन वाइज पढ़ोगे तो वो जब मेरा समझा, अगर आपने समझ लिया एक टॉपिक को, वो लाइन वाइज को भी, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी समझ लोगे। फिर भी अगर लगता है कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ या पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं समझा है, तो आप मुझे प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट भेजो और मुझसे डाउट पूछें मेरे पर्सनल नंबर पर।